All right, May June 2024 paper 1 variant 3 क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा टॉपिक है ये? बायनॉमियल एक्सपेंशन। आपको फाइंड क्या करना है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में क्या हो रहे हैं? तो इनकी एक्सपेंशन भी मल्टीप्लाई होंगी। अच्छी बात यह है कि पहले ब्रैकेट की कोई पावर नहीं है, यानी कि पावर 1 है, यानी कि ये एक्सपैंड नहीं होगा। दूसरा ब्रैकेट एक्सपैंड होगा कहां तक? यस, एक्स स्क्वायर तक। तो 1 + b⁴n की एक्सपेंशन का फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं। प्लीज एक्सपैंड द सेकंड ब्रैकेट ओनली। इसको डायरेक्ट एक्स स्क्वायर को एक्सपेंड कर डायरेक्ट एक्स स्क्वायर एक्सपेंड हाँ, वो भी कर सकते हो। डायरेक्ट एक्स स्क्वायर तक नहीं करोगे, हाँ एक्स स्क्वायर पहले तीन टर्म्स निकालोगे। 1 + 10c1 विच इज 10, 3x की पावर 1 प्लस 10c2 विच इज 45। आई थिंक चेक कीजिएगा। 3x⁴ एक्स स्क्वायर तक एक्सपैंड हो गया। ओके, ये हो जाएगा 1 + 30x प्लस, प्लीज 45 को 3 से मल्टीप्लाई मत कर देना, इस ब्रैकेट पे क्या लगा हुआ है? तो पहले हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 9 45 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 405x²। तो ये हमने दूसरे ब्रैकेट को एक्सपैंड कर दिया। अब दूसरे ब्रैकेट की एक्सपेंशन को हम पहले ब्रैकेट से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स क्वेश्चन के अंदर ही मल्टीप्लाई हो रहे थे। लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ किसके कोएफिशिएंट में? एक्स स्क्वायर के। तो पहले ब्रैकेट के 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 405 -5x को 30x। मिकाइल, अब आपको समझ में आए कि सिर्फ एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्यों नहीं चाहिए थी, ये भी चाहिए थी। ठीक है, तो 2 multiplied by 405 is 810, and 5 multiplied by 30 is 150। माइनस कर दीजिए 660x²। तो मैं लिखूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल्स टू 660। डन। क्वेश्चन नंबर 2 ट्रांसफॉर्मेशन है, थोड़ा सा मुश्किल है, अच्छे से पढ़ लीजिए क्वेश्चन। ए पर y 0। पहले ए का कोऑर्डिनेट तो निकाल के बताइए। पॉइंट ए पर y 0 है। ठीक है, y में 0 डाल के x निकाल दीजिए। लेकिन मुझसे नहीं पूछेगा, पहले खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा प्लीज। एक्स की वैल्यू आ रही है 7.6
x की वैल्यू 1/6 पाई, it doesn't match with the mark sheet. ओके, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि k वहां जाके डिवाइड होगा तो यहाँ बचेगा cos ब्रैकेट x माइनस पाई अपॉन 6 इक्वल टू 0। k तो कांस्टेंट है, वहां जाके खत्म। अब अगर आप मुझसे ये कहते हैं कि सर मैं cos इनवर्स ऑफ 0 करूंगा और फिर माइनस पाई अपॉन 6 मान ले जाके प्लस पाई अपॉन 6 कर दूंगा, तो हो सकता है ये वाले x की वैल्यू आई हो। यहाँ भी तो y 0 है, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है, तो आपको कौन से x की वैल्यू मिल रही है? सब पे y 0 है मगर x की वैल्यू डिफरेंट है। यहाँ सबसे छोटी x की वैल्यू आएगी, फिर उससे बड़ी x की वैल्यू, फिर x इंक्रीज होता जाएगा, राइट? डू यू अग्री? x इंक्रीज होता जाएगा। तो आपने जो x निकाला है वो इसी का x है, ये आपको कैसे पता? आप सबसे पहले अल्फा निकालेंगे cos इनवर्स ऑफ 0 करके। रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स करते थे तो अल्फा निकलता था, वो आएगा पाई अपॉन x माइनस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, इन दो क्वाड्रेंट्स में मतलब cos की वैल्यू इनफैक्ट 0 है, तो क्वाड्रेंट्स कौन से यूज करेंगे? ऑल फोर क्वाड्रेंट्स, क्योंकि 0 पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। आप इस वक्त x की कौन सी वैल्यू निकाल रहे हैं? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? कौन सी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी? दूसरी वैल्यू। तो सबसे पहले पहले क्वाड्रेंट के लिए सेम फॉर्मूला, पाई माइनस अल्फा। पाई माइनस अल्फा कीजिए, आई थिंक पाई अपॉन 2 ही आएगा। पाई माइनस अल्फा करने पर पाई अपॉन 2 ही आएगा, तो दोबारा मत लिखिए। तीसरा क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला होता है? पाई प्लस अल्फा कीजिए, पाई प्लस अल्फा 3 पाई अपॉन 2। आप माइनस पाई अपॉन 6 वहां ले जाके प्लस पाई अपॉन 6 कर दीजिए इसके अंदर। 14, आपको तो सिर्फ सेकंड वैल्यू चाहिए, पहली आपको इग्नोर करनी है और फिर दूसरी चाहिए, उससे बड़ी वैल्यू उसका आप क्या करेंगे? जहां पे y 0 है, आपको ना ये y की 0 वाली वैल्यू चाहिए, ना ये y की 0 वाली वैल्यू चाहिए। भाई पाई माइनस करते, अगर पाई माइनस करने से सेम आंसर आ रहा है, नहीं वो आंसर नहीं लेंगे, वो तो सेम आंसर, वो तो इसकी वैल्यू आ रही है। कितना आ रहा है अब x? 5 पाई अपॉन 3। पहले का तो चाहिए ही नहीं ना, पहला आंसर तो रिजेक्ट करना है, वो तो चाहिए ही नहीं। वो 2 पाई अपॉन 3 ये है, फिर उसकी अगली आ गई 5 पाई अपॉन 3, फिर उसकी अगली आएगी 8 पाई अपॉन 3 शायद, फिर उसकी अगली आएगी, तो आप किसमें, आपको सिर्फ कौन सी निकालनी है? दूसरी वाली निकालनी। 5 पाई अपॉन 3, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 5 पाई अपॉन 3, 0। अब बी की बात करते हैं, व्हाट अबाउट बी? बी आपके ग्राफ की कौन सी वैल्यू है? मिनिमम वैल्यू। क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर मैक्सिमम वैल्यू निकालने का या मिनिमम वैल्यू निकालने का कोई फॉर्मूला पढ़ा था? व्हाट इज द जनरल फॉर्म? ए कॉस बी एक्स प्लस सी। क्या फॉर्मूला था मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने का? यस, मैक्सिमम वैल्यू इज सी प्लस ए, मिनिमम वैल्यू अप्लाई कीजिए और बताइए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? इसका सी कितना है? 0। तो सी प्लस ए करेंगे तो के बनेगा, वो मैक्सिमम वैल्यू है इसकी। और सी माइनस ए करेंगे तो मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो इसकी सबसे छोटी वैल्यू है, माइनस के। सॉरी, ए की जगह मतलब? तो ए इसका के है ना, सी इसका 0 है, प्लस के बाद जो होता है वो सी होता है, प्लस के बाद तो 0 है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। वाई की वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, जो आप निकाल रहे हैं ना मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, या वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं?
तो y की वैल्यू तो माइनस के है, व्हाट अबाउट x की वैल्यू? आप किसकी वैल्यू माइनस की निकाली है हमने? ये माइनस के x की वैल्यू निकाली है या y की वैल्यू निकाली है? पुट करो y में माइनस के और x का आंसर निकालो। जी, y की जगह माइनस के पुट कर दीजिए। जी, रेडियन में हो। तो अगर आप y में माइनस के पुट कर रहे हैं तो माइनस के इज इक्वल टू के कॉस x माइनस पाई ओवर 6। के वहां जाके डिवाइड होगा, -1 हो जाएगा, x माइनस पाई अपॉन 6। अगेन प्लीज एक सेकेंड स्क्रीन पे देखिए, माइनस के सबसे पहली वैल्यू x की ये मिलेगी जिसपे माइनस के है। आपको कौन सी चाहिए? दूसरी। ठीक है, आपको दूसरी वैल्यू चाहिए, तो पहले तो आप अल्फा निकालेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ। अगर आप कॉस इनवर्स ऑफ -1 लिख रहे हैं तो फिर आपने एग्जामिनर को बता दिया, अल्फा निकालते वक्त कभी भी माइनस का साइन इंक्लूड नहीं करते। कॉस इनवर्स ऑफ 1 कीजिए, 0, अल्फा 0 आ गया। क्वाड्रेंट्स कौन से इस्तेमाल करेंगे? कॉस की वैल्यू नेगेटिव है, -1। कॉस नेगेटिव किन दो क्वाड्रेंट्स में होता है? 2 एंड 3। x माइनस पाई अपॉन 6 इज इक्वल टू, सेकेंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई माइनस अल्फा, और अल्फा कितना है? तो पाई माइनस 0 पाई। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस 0 दोबारा पाई, तो मैं तो नहीं लिखूंगा दोबारा पाई। उसके बाद अगली वैल्यू कैसे मिलेगी? अब एक साइकिल कंप्लीट हो गई, जब अगली साइकिल में जाते हैं तो पहली साइकिल के आंसर में कितना प्लस करते हैं? 360 यानी कि 2 पाई। तो 2 पाई में ये पाई प्लस कीजिए। हाँ, कहाँ है रेंज, कहाँ लिखी हुई है? हाँ तो रेंज, अच्छा ये देखिए, एक साइकिल कंप्लीट हो गई, आपका जो अगला जो बी आ रहे हैं वो अगली साइकिल में ही आ रहे हैं, पहली साइकिल में नहीं आ रहा अभी। आप क्या पूछ रहे हैं? जी, दूसरे क्वाड्रेंट का आंसर और तीसरे क्वाड्रेंट का आंसर सेम आ रहे हैं, तो हम एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। तो अब अगर आपका अल्फा दूसरे में और तीसरे में है और इसका आंसर और इसका आंसर सेम आ रहे हैं, तो फिर अब आप अगली साइकिल में जाएंगे। चौथे क्वाड्रेंट में है ही नहीं, दूसरे और तीसरे में है, तो आप चौथे क्वाड्रेंट का आंसर क्यों निकालेंगे? तो जब अगली साइकिल में जाते हैं तो पहली साइकिल के आंसर में कितना प्लस करते हैं? 2 पाई। जब 2 पाई ऐड किया तो 3 पाई बन गया। ये वैल्यू रिजेक्ट करनी है, -पाई/6 इसमें ले जाके प्लस कर दीजिए। -19 पाई/6। ओके, लेकिन सर ये तो सिर्फ 3 मार्क का क्वेश्चन है और ये तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है टू बी द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। क्वेश्चन तो नॉर्मली डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से होता है, तो इतना मुश्किल क्वेश्चन पेपर का सेकंड क्वेश्चन कैसे बन गया? ओके, उन बच्चों के लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान होता है जिनके स्केचेस की प्रैक्टिस ज्यादा होती है, जिनको पता होता है कॉस का स्केच ऐसे चल रहा होता है। क्या आपको पता है ये बात, कॉस का स्केच ऊपर से स्टार्ट होता है और नीचे जाते हैं और फिर वापस ऊपर जाते हैं। तो ये जो -पाई/6 है ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई हुई है। पाई/6 यूनिट्स कहाँ शिफ्ट हुआ हुआ है ये स्केच? टू द लेफ्ट या टू द राइट? टू द राइट, क्योंकि माइनस में ऑपोजिट होता है। ये स्केच थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ है, तो जब ये थोड़ा सा आगे शिफ्ट हुआ तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है,
नॉर्मली ये चीज यहां आ रही होती है, तो कितना गैप आया हुआ है? पाई अपॉन 6 का गैप आया हुआ है। अच्छा, जब यहां से स्टार्ट होता है तो ये एक्स इंटरसेप्ट पे वैल्यू क्या होती है? 0। ये होता है पाई अपॉन 290, फिर ये होता है 180, और ये होता है 180 कितना होता है? पाई। फिर ये होता है 270, 270 कितना होता है? और फिर ये होता है 360 विच इज 2 पाई। ये पूरी एक साइकिल होती है, अगर आप इसको इससे कंपेयर कर ले तो आप बहुत आसानी से बता सकते हैं ये कितना है, बी कितना है। एक्चुअली ये होता है 3 पाई अपॉन 2, लेकिन ये 3 पाई अपॉन 2 से पाई अपॉन 6 आगे हुआ है ना, ये वाला पॉइंट आगे हो क्या आया है? प्लस कर दीजिए 3 पाई अपॉन 2 में पाई अपॉन 6 करिए अभी। वही आ रहा है, तो डायरेक्ट भी आ सकता था 5 पाई अपॉन 3। अगर आपको ये पता होता कि भाई ये तो 3 पाई अपॉन 2 पे कट करता है, और ये तो आप पाई अपॉन 6 यूनिट ट्रांसलेशन हुई भी आगे, तो ये भी तो आगे चला गया, तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे। उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट बी। पॉइंट बी, 2 पाई के बाद ये वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? हर बार कितना ऐड हो रहा है? पाई अपॉन 2 ऐड हो रहा है, तो 2 पाई में भी पाई अपॉन 2 ऐड कीजिए। कितनी होनी चाहिए थी ये वैल्यू? बेटा ये 90 90 के गैप से चलते हैं ना, 90, 180, 270, 360, 90 90 ऐड हो रहे हैं। पाई अपॉन 2 ऐड कीजिए, कितना बनेगा? 5 पाई अपॉन 2। लेकिन आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वैल्यू, ये वाली। दोबारा पाई अपॉन 2 ऐड कर दीजिए। अभी तो ओरिजिनल कॉस्ट के ग्राफ पर है, जब इस पर आएंगे तो पाई अपॉन 6 ऐड करेंगे। अभी तो हम ओरिजिनल ग्राफ की वैल्यूज बता रहे हैं, इस पे कितना आ रहा है? 3 पाई एग्जैक्ट। ओके, अब आते हैं ये वैल्यू जो ओरिजिनली 3 पाई होनी चाहिए थी, ये पाई अपॉन 6 आगे किसकी भी है, तो उसके अंदर 3 पाई के अंदर कितना ऐड कर देंगे? पाई अपॉन 6, 19 पाई अपॉन 6। अब माइनस के कैसे निकालेंगे? वो तो मिनिमम वैल्यू का फॉर्मूला होता है, C-A। C-A, वो तो माइनस के ही आए, वो तो फॉर्मूले से ही आए। तो दो तरीके थे सॉल्व करने का। डायरेक्ट तरीका ज्यादा आसान है, पर उसके लिए आपको पता होना चाहिए कॉस का स्केच की नेचर क्या होती है, और ये बहुत लेंदी मेथड है, पर आंसर दोनों से सेम आएगा। ओके, नेक्स्ट पार्ट। इसका पिछले पार्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। अ वेरी इजी क्वेश्चन, जो बच्चा पेपर पे बड़ा कंफ्यूज हो जाता है और उसको लगता है ये बहुत ही कोई मुश्किल क्वेश्चन है। हसीब, सबसे पहले क्या करेंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए? व्हाट इज द ओनली अननोन इन दिस इक्वेशन? t। द ओनली अननोन इज t। व्हाट अबाउट दिस? जल्दी बताओ, बोलो सर मैं कैलकुलेटर से निकाल लूंगा, इसमें कोई वेरिएबल ही नहीं है। ये पूरा कैलकुलेटर में डालिए और बताइए कितना बनेगा। डिग्री में होने की वजह? पूरा पेपर रेडियन में होगा जब तक डिग्री का साइन क्वेश्चन में नहीं है। एंड मोर ओवर यहाँ पे पाई लिखा हुआ है। पूरा पेपर रेडियन मोड में होगा। इसकी वैल्यू शयान क्या बता रहे हैं आप मुझे? पाई अपॉन 2। ओके, फिर क्या करेंगे? पाई अपॉन 2 वहां ले जाके माइनस कर दीजिए। पहले पाई अपॉन 2 वहां ले जाके पाई से माइनस करो। पाई अपॉन 2, फिर 3 डिवाइड कर दो। पाई अपॉन 6। अब मुर्तजा हसन क्या करेंगे? कौन सी? साइन इनवर्स की आइडेंटिटी तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी ना पढ़ाई। मुर्तजा जाफरी।
वेरी गुड। साइन इनवर्स वहां जाके साइन हो जाएगा क्योंकि वो साइन वहां जाके साइन इनवर्स बना। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ क्या बचेगा, और साइन इनवर्स वहां जाके साइन हो जाएगा। हाँ कर लो। अब मुझे डायरेक्टली टी बता दो कितना आ रहा है। उसने एग्जैक्ट वैल्यू मांगी है तो डेसिमल में नहीं लिखेंगे हम, 1/6। तो ये एक ट्रिग्नोमेट्री का मुश्किल क्वेश्चन था। मुश्किल सिर्फ इसका पार्ट ए था, मुश्किल सिर्फ पार्ट ए था, पार्ट बी मुश्किल नहीं था। पार्ट बी बहुत ही आसान था। आपने कैलकुलेटर से ये निकालना था, वहां ले जाके माइनस करना था, मतलब बेसिक मैथ। क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा टॉपिक है? सर्कुलर मेजर। 1 मिनट दे दीजिए इस क्वेश्चन को पढ़ के समझने के लिए, कोई मसला नहीं है। सबसे पहला डेटा मुझे इसमें क्या दिया हुआ है? एरिया से पहले भी कुछ दिया हुआ है शायद। पेरीमीटर दिया हुआ है कितना? ओके। अगर मुझे पेरीमीटर दिया हुआ है 65, तो क्या मैं पेरीमीटर निकालूंगा? जी निकालूंगा। निकाल के 65 से इक्वेट कर दूंगा। अगली चीज क्या दी हुई है? एरिया कितना? तो क्या मैं एरिया निकालूंगा और एरिया से इक्वेट कर दूंगा। पेरीमीटर से एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा। एरिया से एक इक्वेशन बनेगी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली। मिकाइल इस सेक्टर का शेडेड रीजन की बात हो रही है। शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालने के लिए तो पहले मुझे बताइए पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? आउटर बाउंड्रीज। कितनी आउटर बाउंड्रीज है? 3, 1, 2, 3। इन तीनों आउटर बाउंड्रीज को प्लस करेंगे। ओके, पहली आउटर बाउंड्री कितनी है? प्लस। दूसरी आउटर बाउंड्री आर, और तीसरी आउटर बाउंड्री जो कि एक आर्क लेंथ है, वो निकालने का मिकाइल फॉर्मूला क्या होता है? आपको आर्क लेंथ का फॉर्मूला नहीं पता? कोई बात नहीं, MF19 में दिया हुआ होता है S इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर्क लेंथ कितनी आएगी? आर थीटा इक्वल टू 65। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ओके, तीन नस्ल के एंगल्स पढ़े थे आपने ओ लेवल के अंदर। एक था अक्यूट, जिसकी रेंज होती है 0 से लेकर 90। एक होता है ऑब्ट्यूज, जिसकी रेंज होती है 90 से लेकर 180। और एक होता है रिफ्लेक्स, 180 से लेकर 360। तो ये जो एंगल है ना, ये ऑब्वियसली 180 से बड़ा है और 360 से, इसलिए उसने रिफ्लेक्स एंगल थीटा बोला है। एरिया शेडेड रीजन का सलमान कैसे आएगा? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ सेक्टर? हाफ आर स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 225। टू को वहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, आर स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 450। दूसरी इक्वेशन आ गई। मुझे इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके दिखाइए। जी। पर इसका मतलब आपकी इस टॉपिक की इतनी प्रैक्टिस ही नहीं है कि आपको फॉर्मूला बताओ। बिल्कुल सेक्टर कहते हैं एक्चुअली। जब ये सर्कल कंप्लीट होगा, ये भी एक सेक्टर है, इसको माइनर सेक्टर कहते हैं। और वो भी एक सेक्टर है जिसको मेजर सेक्टर कहते हैं। मुर्तजा जाफरी कैसे करेंगे साइमल्टेनियसली? आप किस इक्वेशन में से किसको सब्जेक्ट बना रहे हैं? आपकी मर्जी। मैं दूसरी इक्वेशन में से थीटा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो मेरे उसमें भी, इसमें इस तरीके से इसमें भी कटेगा जिसमें मैं थीटा को सब्जेक्ट बना रहा हूँ। आपने सॉल्व किया हुआ है ये। 2r प्लस आर थीटा की जगह
450 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 65। आर से आर कैंसिल, 2r प्लस 450 अपॉन आर इज इक्वल टू 65। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? एलसीएम लेंगे। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है, तो इसका मतलब यहां से तो आर की दो वैल्यूज आ जाएंगी। एक 10 आ रही है, और हैरत की बात यह है कि दोनों की दोनों पॉजिटिव। तो रिजेक्ट भी कैसे करूं? चलो एक नेगेटिव होती तो मैं कहता रेडियस नेगेटिव नहीं हो सकता। थीटा अगर उससे बड़ा हो। बिल्कुल, अब मैं थीटा निकालूंगा और थीटा क्या आना चाहिए? रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स का मतलब समझते हैं आप? बता दिया मैंने। 180 से बड़ा और 360 से छोटा, लेकिन हम तो रेडियन मोड में हैं। पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, ये दोनों वैल्यूज हम पुट करेंगे और थीटा निकालेंगे। पहले आर में 10 पुट कीजिए और बताइए थीटा कितना आएगा। 10 10 100, तो दो डेसिमल पीछे जाएगा, 4.5 विच इज 9/2। फिर आर में 22.5 पुट कीजिए। जीरो पॉइंट 888। इन दोनों में से रिफ्लेक्स एंगल कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल होता है पाई से 2 पाई के बीच में। आपको पता है ना पाई डेसिमल में कितना होता है? ये वही पाई है, 3.142। पाई से बड़ा होना चाहिए। कौन सा एंगल है रिफ्लेक्स? ये वाला। तो ये सही है। ये वाली वैल्यूज रिजेक्ट करनी पड़ेगी। अगर आप दोनों लिख देते हैं ये सोच के कि जो सही है एग्जामिनर वो करेक्ट कर देगा, तो ओ लेवल तक वो इसको मानता था। ए लेवल में वो आपका एक मार्क डिडक्ट करेगा फॉर नॉट मेंशनिंग द फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर है आर की वैल्यू 10 और थीटा की वैल्यू 4.5। पार्ट बी, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल एसीबी। ट्रायंगल तो है ही, बनाना पड़ेगा खुद से। आपको एक लाइन खींचनी पड़ेगी फ्रॉम ए टू बी। इज दिस अ राइट एंगल ट्रायंगल? नो। तो नॉन राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ ए बी साइन सी। ये भी एमएफ 19 में दिया हुआ होता है, तो प्लीज जब आप ईयरली पास पेपर्स करें तो अपने साथ एमएफ 19 रखें ताकि आप उसको इफेक्टिवली यूज कर सकें। ए कितना और बी कितना, दोनों आर और आर है। 10 10 साइन सी। ये एंगल नहीं पता मुझे। वेरी गुड। पूरा कितना होता है? 2 पाई। प्लीज पाई की आदत डालिए। पूरा 2 पाई होता है, पाई में से थीटा माइनस कर दीजिए। थीटा उसमें डिग्री में अगर डिग्री मोड में सॉल्व करें तो गलत हो जाएगा। एक्चुअली ये जो फॉर्म डिग्री मोड में गलत हो जाएगा। सही है, जब पाए अगर डिग्री में निकालें तो गलत हो जाएगा। और जी, पाए अगर ट्रिग्नोमेट्री का मसला आ जाता है सारा। ट्रिग्नोमेट्री को आप रेडियन में करें या डिग्री में करें, आंसर्स डिफरेंट आते हैं। सही है। जो साइंस ही निकाली है वो मतलब 4.5 माइनस 2 पाई माइनस 4.5। 2 पाई माइनस 4 पॉइंट कितना था? 2 पाई माइनस 4.5 कितना एंगल आ रहा है? 7 8 कम एक्यूरेसी है। ठीक है। फाइनल आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए, तो वर्किंग कितने में होनी चाहिए? कम से कम 4 में तो करो वर्किंग। कितना एंगल आ रहा है? 50 48.9। हाँ, फाइनल आंसर आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में दे सकते हैं। 49.0 नहीं लिख सकते क्योंकि वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4, ये कौन सा टॉपिक है? ट्रिग्नोमेट्री। स्टार्ट कर लीजिए।
इसको इस फॉर्म से उठा के इस फॉर्म में करना है। क्या चेंज देख रहे हैं आप दोनों फॉर्म्स में? इस फॉर्म में कॉस भी है, टैन भी है और साइन नहीं है, और जिस फॉर्म में चाहिए उसमें सिर्फ साइन है। देखते हैं हम कौन कौन से फॉर्मूलास लगा सकते हैं। सबसे पहले वेरी गुड, टैन को साइन अपॉन कॉस कर, तो ये बन जाएगा 7 साइन थीटा। कुछ बच्चे अपॉन में भी 7 कॉस थीटा लिखते हैं, लेकिन अपॉन में सिर्फ कॉस थीटा आएगा, -5 कॉस थीटा। एलसीएम नहीं ले रहा मैं, कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जो बाहर है ब्रैकेट से। क्यों? क्योंकि नीचे वाला कॉस उससे अच्छा। और एक एवरेज बच्चा भी ये गलती करते हैं, वो अभी से कैंसिल कर देता है। मैं कर सकता हूँ? नहीं। जब मैं कॉस को इस पूरे से मल्टीप्लाई करूंगा तो कैंसिल होगा, और जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस इंटू कॉस क्या बन जाएगा? कॉस स्क्वायर। तो बताइए, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ, वो भी कर सकते हैं। आपको एलसीएम लेके करना है, आप एलसीएम लेके कर लें। ये हो जाएगा 7 साइन थीटा माइनस कॉस से कॉस कैंसिल हो गया ना, आपका कॉस कैंसिल नहीं हो रहा था। फिर कॉस को -5 कॉस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -5 कॉस स्क्वायर थीटा। बिल्कुल। अब मुझे साइन स्क्वायर चाहिए, तो आप मुझे रटा हुआ है कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, क्योंकि यही तो एक आइडेंटिटी है एएस के सिलेबस में। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और उसके बराबर प्रूफ कर दीजिए। जब क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है वेयर ए बी एंड सी आर इंटीजर्स टू बी फाउंड, तो क्या हमें ए बी सी की वैल्यू लिखनी होती है? नहीं लिखनी होती। कंपेयर भी नहीं करना होता। उसने उसने बोला इस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। क्या पूछा हुआ? एबीसी की वैल्यू तो नजर आ रही है ना, ए कितना है, बी कितना है, सी कितना है। ए 5 है, बी 7 है, और सी -6 है। लेकिन उसने बोला दे आर टू बी फाउंड, उसने ये नहीं बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो हम नहीं लिखेंगे एबीसी की वैल्यू। हेंस सॉल्व दिस इक्वेशन। क्या ये वही इक्वेशन है जो पिछले पार्ट में थी? डिट्टो सेम है, बस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? 2x। डू यू अग्री कि थीटा की जगह 2x है? तो मेरा आंसर यही होगा। बस जहां जहां थीटा लिखा हुआ था वहां वहां 2x से रिप्लेस कर दीजिए। लिखिए यही आंसर नीचे दोबारा से। 5 साइन स्क्वायर 2x +7 साइन 2x -6 इक्वल्स टू 0। तो तो हम मिकाइल ये वाली इक्वेशन क्यों नहीं सॉल्व कर रहे, हम ये वाली क्यों सॉल्व कर रहे हैं? क्योंकि यही इक्वेशन इसमें कन्वर्ट हुई थी पिछले पार्ट के अंदर, और उसने हेंस भी बोला, यानी कि पिछला आंसर यूज करना है। ओके, व्हाट इज माय एंगल? 2x। तो क्या मेरी डोमेन चेंज होगी? यस। ये डोमेन किसकी दी हुई है? x। मुझे किसकी डोमेन चाहिए? तो थ्रू आउट किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और अपनी डोमेन, नई डोमेन निकाल दीजिए। एंड डायरेक्टली क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डोमेन x की है, आपका एंगल 2x है। मिसमैच। अगर एंगल यहाँ पे 2x है तो डोमेन भी 2x की होनी चाहिए। हमने ट्रिग्नोमेट्री में किए तो थे डोमेन चेंज करने वाले क्वेश्चंस। जब हम थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2x हो जाएगा और ये 360 हो जाएगा।
बस ये डोमेन चेंज हो गई। उसमें 2x -6 आ रहा है। नहीं, एंगल तो 2x है ना, -6 तो अलग से है। इस तरह तो यहाँ भी 2x + 7 हो। एंगल सिर्फ 2x है। एंगल वो होते हैं जो साइन के साथ होते हैं चिपका हुआ। हाँ हाँ, अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ होता 2x + 7 तो मुझे अब +7 भी करना पड़ता सबके अंदर, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। खैर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? दिस व्हाट काइंड ऑफ एन इक्वेशन इज दिस? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं? मिडिल टर्म ब्रेकिंग। और वो भी हम नहीं करते, हमें कौन करके देता है? कैलकुलेटर। जब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग करूंगा तो मुझे दो वैल्यूज, हेलो, दो वैल्यूज किसकी मिलेंगी? साइन 2x निकालिए। पहली वैल्यू 3/5, दूसरी वैल्यू -2। अब क्या करेंगे? अल्फा से पहले क्या करेंगे? क्वाड्रेंट्स मेंशन करेंगे। साइन इज पॉजिटिव इन विच टू क्वाड्रेंट्स? नेगेटिव इन, ठीक है, अल्फा निकालिए। इसको तो डिग्री मोड में रहेगा। हाँ, यहाँ पे सवाल में डिग्री का साइन मेंशन्ड है। प्लीज कन्वर्ट योर कैलकुलेटर्स बैक इन द डिग्री मोड। तो 36.87 और दूसरा अल्फा मैथ एरर आ जाएगा। 2 से डिवाइड होगा अभी तो अल्फा निकलेगा ना, 2 से डिवाइड करने की कहानी तो बाद में आएगी। अल्फा को नहीं 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरे वाले में मैथ एरर आ जाएगा तो नो सोल्यूशन। अब हम आंसर्स लिखना शुरू करेंगे। आई विल नॉट राइट x इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ x नहीं था, यहाँ पे 2x था, तो पहले 2x की वैल्यूज मिलेंगी। फॉर द फर्स्ट क्वाड्रेंट सेम, फॉर द सेकंड क्वाड्रेंट 180 माइनस अल्फा 143। ओके, क्या मैं अगली साइकिल में जाऊंगा? क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि डोमेन 360 पे कंप्लीट हो जाएगी। अगर मुझे अगली साइकिल में जाना होता तो मैं इसमें 360 ऐड करता, मुझे अगला एंगल मिलता। मैं इसमें 360 ऐड करता, मुझे उसका भी अगला एंगल मिल जाता। पहली साइकिल के आंसर्स के लिए करते हैं 180 प्लस अल्फा, फिर 180 माइनस अल्फा, वॉटेवर। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए और मुझे फाइनल दो दो वैल्यूज बता दीजिए। अगली साइकिल में क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि डोमेन कहाँ खत्म हो रही है? 360 है, तो अगला आंसर निकालना होगा तो इसमें कितना प्लस करोगे? तो 360 से बड़ा ही आंसर आएगा ना सलमान। बिल्कुल सही एक्यूरेसी बताइए शायान, क्या एक्यूरेसी होती है? बिल्कुल गलत बताया आपने। एंगल्स इन डिग्रीज शुड बी रिटन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, तो आपने तुक्के में सही बता दिया। और आखिरी क्वेश्चन जो हम करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 5। आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द कीवर्ड? स्टेशनरी पॉइंट का मतलब, ठीक है। डिफरेंशिएशन में अगर आपने गलती कर दी तो आगे और भी पार्ट्स हैं वो सब कचरा हो जाएगा, और बहुत सारे बच्चे गलती करेंगे। गलती आप क्या करते हैं, और जो शायान भी पूछ रहे हैं, कि इसके अंदर आपको ऊपर ले जाना पड़ेगा। बच्चे पूरा 2x ऊपर लेके जाते हैं, जबकि ऊपर क्या जाना चाहिए? सिर्फ x। 2 नीचे एज इट इज रहेगा, तो जब x ऊपर जाएगा तो x की पावर क्या बन जाएगी? अपॉन 2। क्या चीज? तो अगर आप 2 ऊपर लेके जाएंगे तो फिर आपको 2 की पावर भी क्या करनी पड़ेगी? फिर आप पूरा ब्रैकेट पे लगा के -1 लिखेंगे, फिर आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? फिर पहले पावर पीछे आएगी,
फिर ब्रैकेट की पावर में -1 करेंगे, फिर ब्रैकेट की डिफरेंस कर लिया। लेकिन ये ज्यादा बेहतर है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x² की डिफरेंशिएशन 4x पावर पीछे प्लस x की पावर -2 अपॉन 2। अब ये नहीं कहना कांस्टेंट है तो आपने 0 क्यों नहीं किया। और 3 की डिफरेंशिएशन 0। तो अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x प्लस 1 अपॉन 2x की पावर 2 जी। आप क्या कह रहे हैं मिकाई। नहीं, आप कह रहे हैं मैं 2x की पावर -2 करता हूं, तो इसका मतलब 2 की पावर भी क्या है, 2 की पावर -2 इज 1/4। 4 तो नहीं है। लेकिन आपने थोड़ा सा अगर उसको ब्रैकेट से ऊपर लिया तो ब्रैकेट। अच्छा भाई, मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। 2x² माइनस, सर आपने कहा था ऐसे भी कर सकते हैं कि ये पूरा ब्रैकेट के ऊपर चला जाए, पूरा 2x के ऊपर चला जाए और 2x की पावर -1 बन जाए। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा 4x पावर पीछे जाके प्लस 2x की पावर -2 मल्टीप्लाइड विद द डिफरेंशिएशन ऑफ द ब्रैकेट। डिड यू डू दिस। और 3 की डिफरेंशिएशन 0। dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4x प्लस ये 2 ऊपर रहेगा और वो ब्रैकेट नीचे जाएगा और जो -2 था वो अब क्या बन जाएगी, पावर +2। पावर 2 बन जाएगी। पावर 2 का मतलब 2x का स्क्वायर कितना होता है, 4x²। ये कट गया, आंसर सेम आया कि नहीं, बिल्कुल सेम आया। तो खैर हमें डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू क्या करना था, एलसीएम लेंगे, इसको 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 8x³ प्लस 1। और अब जो हमने एलसीएम लिया था वो वहां जाके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। निकालिए यहां से x। क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स -1 अपॉन, क्यूब रूट में प्लस माइनस नहीं लगता, स्क्वायर रूट में लगता है। वाई भी निकालना है, ओ यस वाई भी निकालना। तो वाई के लिए पता है आपको वर्किंग दिखाना जरूरी नहीं होती, आप चाहे तो डायरेक्टली एक्स की वैल्यू यहाँ डाल दें और वाई लिख दें, पर कैलकुलेटर सही से इस्तेमाल करना। सलमान का 9/2 आ रहा है। ओके, पार्ट बी, नेचर फाइंड करनी है। नेचर मुर्तजा कैसे फाइंड करती है, ये वाला मुर्तजा कि मिनिमम है या मैक्सिमम है, ये कैसे फाइंड करनी है। स्टेशनरी पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम एक बार डिफरेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 करते हैं। एच और के टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, वो भी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इस्तेमाल होता है। नॉर्मल डिफरेंशिएशन के अंदर नेचर कैसे फाइंड करते हैं, जो पहली डिफरेंशिएशन आई होती है उसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, d² अपॉन dx² निकालते हैं, फिर डबल डिफरेंशिएट पर उसमें x की वैल्यू डालते हैं। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 है तो नेचर क्या है, मिनिमम पॉइंट। और अगर डबल डिफरेंशिएशन लेस देन 0 है, मैक्सिमम पॉइंट। तो हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। पहली डिफरेंशिएशन हमारी आई थी, वो मैं दोबारा से लिख रहा हूँ। पहली डिफरेंशिएशन क्या आई थी, इट वाज 4x प्लस x की पावर -2 अपॉन 2। इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कीजिए और d² अपॉन dx² निकालिए। जब ये -2 पीछे जाएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2, और लेकिन माइनस का साइन रह जाएगा और x की पावर क्या बन जाएगी, -3।
अब आप डायरेक्टली एक्स डाल दीजिए और मुझे बताइए कितना आएगा। एक्स में -1/2 पुट करना है। 12 कह रहे हो? ओके। हुसैन कह रहे 12 आएगा विच इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल मिनिमम पॉइंट। चलिए ये बढ़ती किससे नीचे चली गई उसके नहीं, फिर आप कॉलम बनाएंगे और फिर यहाँ पे वर्किंग करेंगे। सर यहाँ से करने से उसमें तो सर नीचे चली गई। किसने? नहीं, नीचे नहीं जा रही है वर्किंग। आप कॉलम बनाएं और राइट हैंड साइड पे सॉर्ट। वो भी आप तब करें जब ये कॉलम बना के ये जगह भी खत्म हो जाए, तो एंड में जो एडिशनल पेज दिया हुआ होता है वो आप इस्तेमाल करें। ओके, द लास्ट पार्ट। एक इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और एक डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अगर ग्रेडियंट ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, और लेसर देन 0 है तो डिक्रीजिंग। तो आपका जो ग्रेडियंट आपने निकाला था कहाँ गया? ये, वो मैं दोबारा लिखता हूँ। शायान मुझे लिखवा दीजिए ग्रेडियंट क्या था? 4x+1/2x²। इसको देखकर मुझे कैसे पता कि मेरा ग्रेडियंट हमेशा इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, या दोनों हो सकते हैं, तो मैं नीदर लिखूं? लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स, जब उसने बता दिया कि आप एक्स में सिर्फ क्या पुट कर सकते हैं? पॉजिटिव वैल्यू, तो आपका आंसर हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो आप क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग। बिकॉज, हाँ, बिकॉज dy/dx is always positive। z लिखेंगे आप? बिकॉज में z तो नहीं आता कहीं भी। नहीं, फिर वो नेगेटिव मार्क्स देगा। क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा टॉपिक है ये? अगर ये कह रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। इंटीग्रेशन। जब हम dy/dx को इंटीग्रेट करते हैं तो हमें y मिल जाता है, मगर क्या लगाना नहीं भूलना चाहिए? +c। लेट्स इंटीग्रेट। हम लिखेंगे y इज इक्वल टू इंटीग्रल -20/5x-3 dx। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कोऑर्डिनेट हमें क्यों दिया हुआ है? सी फाइंड करने के लिए। ओके, इंटीग्रेट कीजिए इसको। I would bring -20 outside the integral, bracket into the numerator, and then integrate. जी बता दीजिए उमर। सबसे पहले पावर में +1 करेंगे, उसी पावर से डिवाइड करेंगे, multiplied with the differentiation of the bracket, and then +c। कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 20 कैंसिल, 1/5x-3 +c। x और y में x और y की वैल्यू पुट कीजिए और मुझे बताइए c कितना आ रहा है। जितना कैलकुलेटर यूज करना है यूज कीजिए, पर मुझे गलत आंसर नहीं बताएंगे आप।
तो डिवाइड ही तो किया है, ये जो नीचे 5 आया है ये डिवाइड ही तो किया है, कोई मल्टीप्लाई बाय 5 थोड़ी किया मैंने, डिवाइड बाय 5 किया। डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई बाय 5 करते थे, अब मैंने डिवाइड किया है। आई एम गोइंग टू वेट फॉर मोर रिस्पॉन्सेस। -7। अब उसके लिए फिर कैलकुलेटर यूज करना सीखिए। जिनका -7 नहीं आ रहा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 4/5x-3 प्लस नहीं -7। शयान आपका अभी तक -7 नहीं आया। ओके, कहीं आप इसको वहां क्रॉस मल्टीप्लाई तो नहीं कर रहे? मैंने पूरा तो -3 -4 ब्रैकेट 1 एक्स में क्या पुट किया, 5 ब्रैकेट 4/5 ब्रैकेट क्लोज्ड -3। जी, नेक्स्ट पार्ट। The curve is transformed by a stretch in the x direction। क्या आपको पता है जब आप स्ट्रेच करते हैं इन दी एक्स डायरेक्शन तो कर्व पे क्या चेंज आता है, रेसिप्रोकल होके यहाँ एक्स आता है। और जब आप स्ट्रेच करते हैं इन द वाई डायरेक्शन तो वाई ए से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ये चीजें, दीज आर थिंग्स दैट यू नीड टू लर्न इन ट्रांसफॉर्मेशन विद अ स्केल फैक्टर ऑफ 1/2। तो अगर स्केल फैक्टर 1/2 है तो कर्व पे एक्स पे क्या आएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फॉलोड बाय अ ट्रांसलेशन ऑफ 210। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द न्यू कर्व। सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना है, स्ट्रेच। पुरानी इक्वेशन क्या थी कर्व की? ओके, ये इक्वेशन जरा एक बार दोबारा से लिख लीजिए अपने पास। y इज इक्वल टू 4/5x-3 -7। और सबसे पहले ये अप्लाई कीजिए, इसका मतलब जहां जहां x आ रहा है वहां वहां मिकाइल अब हम क्या पुट कर देंगे, 2x। x will become 2x। आप खाली x की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो इक्वेशन में से x ही खत्म कर देंगे, आप 2x पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 4/5, x की जगह पे 2x -3 -7। y इज इक्वल टू 4/10x-3 -7। ट्रांसलेशन हो गई, सॉरी स्ट्रेच हो गया। अब आते हैं ट्रांसलेशन पे। अगर ट्रांसलेशन वेक्टर है 2, 10 तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हम क्या लिखेंगे, x-2। इक्वेशन के अंदर -2 होता है तो ट्रांसलेशन वेक्टर में 2 आता है। इस 2 का मतलब 2 यूनिट्स कहाँ गए हैं, टू द राइट। लेकिन जब इक्वेशन में लिखते हैं तो -2 करके लिखते हैं, इक्वेशन में -2 करके लिखते हैं। व्हाट अबाउट दिस 10, ये 10 कहाँ आएगा, एंड में एक +10 लिख देंगे। यही तो करते थे जो y का चेंज होता था, एंड में एक +10 लिख देंगे। ओके, तो सबसे पहले तो जहां जहां x आ रहा है वहां वहां हमने क्या पुट करना है, -2 नहीं पुट करना, x -2 पुट करना है।
और एंड में ये +10 आपने लगाना है, आखिर में +10 लिख दीजिए। तो आपकी नई इक्वेशन कर्व की क्या बनेगी? y इज इक्वल टू 4 इसको सिंप्लीफाई करके अपना फाइनल आंसर लिखो जल्दी से। तो यार 4/10 - 7 आपने +3 और -3 और -3 आपने 10x -20 -3 +3 equation of the new curve. ओके, क्वेश्चन नंबर 7 कौन से टॉपिक का है? एपीजीपी। डेटा लिखिए, सबसे पहले डेटा लिखिए। द फर्स्ट टर्म इज 1.5, इसका मतलब a 1.5 के बराबर है। द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इज 127.5, s10 इज इक्वल टू 127.5। कौन सी प्रोग्रेशन की बात हो रही है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हम किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? सम का फॉर्मूला। 127.5 इज इक्वल टू क्या होता है? सम का फॉर्मूला एमएफ 19 में दिया हुआ होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 इंटू डी। n/2 n कितना है? तो 10/2 इज 5। 2a कितना बनेगा? 2a 3 + n - 1 कितना बनेगा? इंटू डी। व्हाट इज द ओनली अननोन? तो इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। 5 को मल्टीप्लाई ना करो, वहां ले जाके डिवाइड कर दो और मुझे बताओ डिवाइड होके कितना बनेगा। सबके पास कैलकुलेटर होना चाहिए। एक बच्चा कैलकुलेटर यूज करके आंसर नहीं बताएगा, और थोड़ा तेज तेज करिएगा प्लीज, बी वेरी एक्टिव। 25.5 इज इक्वल टू 3 + 90। अब 3 वहां ले जाके माइनस कीजिए और 9 से डिवाइड कीजिए और बताइए डिफरेंस कितना आ रहा है। ठीक है, 2.5। उमर पहले 5 वहां ले जाके, फिर 3 वहां ले जाके, फिर 9 वहां ले जाके। जी, नेक्स्ट पार्ट। ये जो पार्ट ए और पार्ट बी है, इन दोनों के लिए जनरल इंफॉर्मेशन ये है, मतलब पार्ट बी के लिए भी नहीं, बल्कि इसने क्या बोला? फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज वैल्यूज आर बिटवीन। ओके, द वैल्यूज आर बिटवीन 25 एंड 100। क्या इसी प्रोग्रेशन की बात हो रही है? पर इसकी तो फर्स्ट टर्म 1.5 थी।
अब आगे जाके 25 से तो बड़ी होगी, तो अब 25 से जो बड़ी होगी वो कितनी बड़ी होगी मुझे क्या पता। ओके, सबसे पहले मैं क्या, मुझे कैसे पता चलेगा मुझे पहली टर्म क्या यूज करनी है, पता नहीं 25 भी पहली टर्म है कि नहीं। हो सकता है 25.5 हो सकता है 26 हो। डिफरेंस तो 2.5 का है। उसने बोला बिटवीन 25 एंड 100, 25 तो वैसे भी नहीं हो सकता, बिटवीन की बात हो रही है। तो वो पहली टर्म जो 25 से बड़ी होगी वो कौन सी होगी, मैं निकाल लेता हूं, कोई मसला नहीं है। मैं लिखता हूं द टर्म इज ग्रेटर देन 25। आपको वो पहली टर्म मिल जाएगी जो 25 से बड़ी है। ए कितना है, 1.5 प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 2.5। हमारे इसमें से n कैसे निकालेंगे, क्या शिफ्टिंग होगी हमारी। 1.5 हम मान लेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है, और फिर ये 2.5 हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और फिर ये माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ कैलकुलेटर में करके बताइए n इज ग्रेटर देन कितना आ रहा है। 2.4, ये कैसे हो सकता है। 10.4 आ रहा है, 10.4 10.4, n की वैल्यू 11। आप 11th टर्म निकालो, आपको पता चलेगी ना कि वो 25 से बड़ी आ रही है कि नहीं आ रही। फाइंड द 11th टर्म, n जो है वो 11 आए, t11 निकालिए। ए क्या इस्तेमाल करेंगे, 1.5 प्लस 10d, 26.5 है ना ये फर्स्ट टर्म। अब देखो 25 से बड़ा आ रहा है आंसर, 26.5 आ रहा है। तो इसका मतलब उमर तारिक 25 से 100 के बीच में जो मुझे सम निकालने हैं सारी टर्म्स का, मैं ए क्या इस्तेमाल करूंगा, 26.5। और डिफरेंस वो तो सेम ही रहेगा 2.5। अब चलो मुझे पहली टर्म तो मिल गई, अगला मसला क्या है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे कितनी टर्म्स का सम निकालना है। वो तो कह रहे फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स। अब 25 से लेके 100 तक के बीच में कितनी टर्म्स है मुझे तो नहीं पता। यस, अब हम करेंगे टर्म इज लेस देन, ताकि हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाए। 100 से तो पीछे ही होगी ना आखिरी टर्म, इसमें भी ए जो है वो, इसमें ए 1.5 थोड़ी यूज करेंगे। अगर आप ए 1.5 यूज करते हैं इसके अंदर, तो फिर आप 1.5 से लेकर कहां तक, 100 तक जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सारी निकाल रहे हैं, वो तो नहीं चाहिए मुझे। 25 से लेके 100 के बीच में कितनी टर्म्स है वो निकाल रहा हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, ताकि मैं उन टर्म्स का क्या निकाल सकूं, सम निकाल सकूं। सम किन टर्म्स का निकालना है, जो 25 से लेके 100 के बीच में। आप 1.5 से कैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसको। अब ए 26.5 है, n-1 डी कितना है, यहां से n निकालिए, n इज लेस देन, n इज लेस देन 30.4, तो इसका मतलब n की वैल्यू 30 है। इसका मतलब 25 से 100 के बीच में कितनी टर्म्स हैं, 30 टर्म्स हैं। तो क्या अभी आप लास्ट टर्म भी निकालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है, आपको सम निकालने हैं कितनी टर्म्स का, 30 टर्म्स का। तो आप सम निकाल लें 30 टर्म्स का। अप्लाई द फॉर्मूला, एपी है या जीपी, एपी, n/2, 2a प्लस n-1 इंटू डी, फाइंड s 30।
कितना आ रहा है? 1882.5. Can I round this off to three significant figures? ये एग्जैक्ट आंसर है, इसको आप राउंड ऑफ नहीं कर सकते। राउंड ऑफ से वो आंसर्स को करते हैं जिनका डेसिमल चलता रहता है, खत्म नहीं होता। ये एग्जैक्ट आंसर है, यू विल राइट इट एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा टॉपिक है? इक्वेशन ऑफ सर्कल पढ़िए। अगर आपको लगता है कोई की वर्ड है इसमें तो लिख लीजिए अपने पास, अगर आपके पास पास पेपर की बुक है तो उसी में अंडरलाइन कर दीजिए। इक्वेशन ऑफ सर्कल उमर, इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं, आप कर लीजिए अटेम्प्ट। ठीक है, सबसे पहला कीवर्ड है वाई एक्सिस, जिसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 है किन दो पॉइंट्स पर, ए एंड बी। तो मैं तो आगे पढ़ता भी नहीं क्वेश्चन, मैं तो पहले वाई में सॉरी एक्स में 0 डालता और ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालता। कोई तो पर्पस होगा ना ये बताने का। इतना भी कर लेंगे आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। तो एक्स में 0 डाल देते हैं, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और मेरे पास बचेगा वाई स्क्वायर +2y - 15 = 0। मिडिल टर्म ब्रेकिंग मुझे कैलकुलेटर करके देगा। पहले सर्कल की इक्वेशन नहीं बनाएंगे पहले, डॉट के कोऑर्डिनेट्स ऑफ तो दो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0,3। मैं इसको ए कह देता हूँ और बी में कह देता हूँ 0,-5। ओके, उसके बाद द tangents to the circle at A and B meet at the point B। अब मैं सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि सर्कल का क्वेश्चन बगैर सर्कल बनाए हो जाए ये बहुत रेयर होता है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल नाउ। एक ऐसा सर्कल जो वाई एक्सिस को दो वैल्यूज पे मीट कर रहा है, नीचे -5 तक जा रहे हैं, ऊपर ए लगा दिया मैंने 0,3 और नीचे बी लगा दिया मैंने 0, -5। मैंने तो नहीं बनाया सेंटर पे, तो आपको लग रहा है ना, आप चश्मा लगवाना। ये सेंटर कहाँ से लग रहा है इस सर्कल का, ये पॉइंट आपके सर्कल का सेंटर कहाँ से लग रहा है? अच्छा, ये है कि इस पे ये बात सही है कि अगर इस पे टैंजेंट बना दिया तो वो कभी भी मीट नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे शिफ्ट कर देता हूं, अब टैंजेंट्स मीट कर जाएंगे साथ, और अब साथ की रूह को शांति भी मिलेगी। ये दो टैंजेंट्स मैंने बना दिए और ये कहीं ना कहीं मीट करेंगे, और जिस पॉइंट पे ये मीट करेंगे उस पॉइंट को उन्होंने क्या बोला है, पी। तो मुझे इन दोनों टैंजेंट्स की इक्वेशंस को बना के उन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। अब टैंजेंट की इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, उसके लिए टैंजेंट का ग्रेडियंट पता होना चाहिए, और टैंजेंट का ग्रेडियंट तब मिलता है जब सेंटर से यहाँ का ग्रेडियंट मिले और उसका फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल किया जाए। बट द प्रॉब्लम इज मेरे पास सेंटर ही नहीं है उमर तारिक, सेंटर कैसे पता चलेगा अगर आपको सर्कल की इक्वेशन दी हुई है सवाल में? भूल गए आप मुर्तजा, शहीर। यस, इस सर्कल की इक्वेशन को उस सर्कल की इक्वेशन से कंपेयर करके सेंटर भी मिल जाएगा और रेडियस भी मिल जाएगा।
ये हो सकता है कि ये जो है वो इसकी बीच में हो बिल्कुल। लेकिन उससे फायदा क्या होगा, मतलब आप इन दोनों के y का मिड पॉइंट निकाल लें, -1 आएगा। तो वही p का भी y कोऑर्डिनेट होगा, मतलब x तो मुझे नहीं पता, लेकिन y शायद -1 हो। लेकिन चलो पहले कंपेयरिंग तो करनी पड़ेगी ना, कंपेयरिंग के बगैर तो नहीं होगा। 8 मार्क का क्वेश्चन है, कंपेयरिंग कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -6y, सॉरी -6x प्लस 2y -15 किससे इक्वेट करते हैं? सर्कल की जनरल फॉर्म दी हुई होती है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर होता है। तो मैं इक्वल्स टू आर स्क्वायर मिकाइल नहीं लिख सकता यहाँ पे। अगर मैंने यहाँ पे इक्वल्स टू आर स्क्वायर लिख दिया तो कितने सारे इक्वल्स टू हो गए जी। आर स्क्वायर यहाँ आके माइनस हो जाते हैं, माइनस आर स्क्वायर। ओके, बाकियों को भी करने दीजिए साथ। तो ग्रेडियंट आएगा ना, अभी निकालेंगे ग्रेडियंट। कंपेयरिंग करेंगे इसको एक्सपैंड करने के बाद। व्हाट इज गोइंग टू कैंसिल आउट ऑन बोथ द साइड्स? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर। कंपेयरिंग इसकी बहुत आसान होती है। -6 इज इक्वल टू, एक्स को एक्स से कंपेयर करेंगे, -2a। और हर बार यही होता है, तो आप याद भी कर सकते हैं। a कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। उसके बाद y को y से कंपेयर, 2 इज इक्वल टू -2b, यहां से b कितना आ जाएगा? -1। और अब रेडियस निकाल ही लो, सॉल्व करो, तो -15 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -r स्क्वायर। तो -r स्क्वायर आप उधर लेके चले जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ +15 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, आर स्क्वायर 25 आएगा और r 5 आएगा। तो मैं यहाँ पे सेंटर मार्क कर दूं अब। मेरी फॉर्म चेंज हो गई, मेरी फॉर्म बन गई x माइनस, मतलब ये जो सर्कल की फॉर्म थी ये मैं दोबारा लिख दूंगा a और b की और r की वैल्यू के साथ। x-3 होल स्क्वायर प्लस y+1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना है? 25। तो मैं यहाँ पे सेंटर मिकाइल क्या लगा दूंगा? करेक्ट, 3 -1। अब आप इसका ग्रेडियंट निकालें ताकि आप नेगेटिव रेसिप्रोकल करके टैंजेंट की इक्वेशन बना सकें। ठीक है, जो आप कह रहे थे ना ग्रेडियंट कैसे मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा। तो ग्रेडियंट ऑफ द लाइन सी बी, कैलकुलेटर से करो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 4/3 आएगा। m2 -3/4। b का कोऑर्डिनेट यूज करके आप इक्वेशन बना दीजिए। ये बन जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट x माइनस x1। मेरा तो +3x बन रहा है उधर आके। किसको किधर भेज दिया? तो फिर तो आपका ना चाहिए -4y -20 इज इक्वल टू 3x।
मिकाइल यही आ रही है आपकी इक्वेशन? ओके। अब आपके पास दो तरीके हैं सॉल्व करने के। एक तरीका ये है कि इस टेंजेंट की इक्वेशन तो बना दी, अब इसका ग्रेडियंट निकालें, नेगेटिव रेसिप्रोकल करें, इस टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं और फिर दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियस। एक आसान तरीका भी होता है क्योंकि सर्कल सिमेट्रिकल होता है। तो ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल ए और बी के बीच में है। ए और बी के बीच का जो सेंटर है, उस सेंटर का जो भी वाई कोऑर्डिनेट है वही वाई कोऑर्डिनेट पी का भी होगा, वही वाई कोऑर्डिनेट पी का भी होगा। यानी कि मुझे पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट पता है कितना है, -1। तो शहीर में एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकाल सकता हूँ? ये इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ जो बनाई है, क्योंकि ये इक्वेशन पी से पास कर रही है या नहीं कर रही। तो जब मुझे पता है पी पर वाई की वैल्यू -1 है, तो आप -1 आप इसमें पुट कर दें वाई में और आप एक्स निकाल लें। वरना दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका ग्रेडियंट निकालें, फिर नेगेटिव रेसिप्रोकल करके इसकी इक्वेशन बनाएं और फिर इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली कर दें। ये भी कर सकते हैं, राइट या सर? एक्स में माइनस, वाई में -1 पुट करेंगे तो आंसर कितना आएगा? -16/3। ठीक है, सही आंसर आ रहा है। पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट आ रहा है -16/3, -1। क्वेश्चन नंबर 9। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। डिफरेंशिएशन है अभी तक तो, लेकिन अगले पार्ट में अगर एरिया निकालने के लिए बोलेगा तो इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, या वॉल्यूम निकालने के लिए बोलेगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहली चीज क्या पता होनी चाहिए? प्लीज ग्रेडियंट मत बोलिएगा, कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? तो एक्स में 3 डालिए और कैलकुलेटर इस्तेमाल कीजिए और बताइए वाई कितना आएगा। मेरे हिसाब से 8। अगली चीज जैसा क्या चाहिए होती है टेंजेंट की इक्वेशन बनाने के लिए? dy/dx। उसके लिए हम y की इक्वेशन को क्या कर देंगे? डिफरेंशिएट। चलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है शायान, सबसे पहले आप x की पावर आगे लेकर आए, आपने ब्रैकेट एज इट इज लिखा, फिर आपने पावर में -1 किया तो पावर -12 बन गई, और यहां आपने कचरा कर दिया। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आपने गलत कर दी। ब्रैकेट की डिफरेंशिएशन आप कह रहे हैं 2x² बनेगी। 2x³ की डिफरेंशिएशन 6x², और 10 कांस्टेंट है तो उसकी डिफरेंशिएशन 0, वो हम नहीं लिखेंगे। तो क्या कैंसिल हो रहा है? तो हमारी डिफरेंशिएशन बन गई 3x² √2x³ + 10। अब हम x में क्या इनपुट करेंगे कि टेंजेंट का ग्रेडियंट मिल जाए? 3। कैलकुलेटर से, यू डोंट हैव टू शो एनी वर्किंग, कैलकुलेटर अलाउड होता है। फ्रैक्शन में बता दो, 81/8। 3/8 7 का आ रहा है, लेट मी सी। सब अलग अलग आंसर्स क्यों बता रहे हैं? 27/8।
अब यही बात है, कैलकुलेटर ही यूज नहीं करना आता। अब मैं आके एक एक बच्चे के हाथ में कैलकुलेटर तो नहीं इस्तेमाल करना सिखाता, सिखा सकता। आपने मेंटली कर लिया 27/8, क्या बात है आपकी। ओके, अब टेंजेंट की इक्वेशन बना दीजिए। y - y1 इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट x माइनस x1। हमें सिर्फ टेंजेंट की इक्वेशन बनानी है, जितना मैंने पढ़ा था। सबसे पहले साथ हमने इस सवाल में y कोऑर्डिनेट ही निकाला था, 8। देखो किस फॉर्म में मांगी है उसने इक्वेशन, उसी फॉर्म में लिखिएगा जिस फॉर्म में मांगी है। ax + by + c = 0। तो मैं सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे लेके जा रहा हूँ। 27x - 8y - 0। अब इसके बाद फिर कुछ बच्चे कहते हैं सर उसमें तो लिखा हुआ था ax + by + c = 0, आपके तो माइनस साइन आ रहे। तो भाई b की वैल्यू अगर -8 होगी तो ये प्लस माइनस क्या बनेगा, c की वैल्यू अगर -17 होगी तो ये प्लस माइनस क्या बनेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। नहीं। नेक्स्ट पार्ट पहले आप पढ़ेंगे। और ए लेवल्स में वॉल्यूम भी होता है, जैसे इस पार्ट में है। अब जिन बच्चों ने वॉल्यूम नहीं पढ़ा उनको मैं बता दूं, वॉल्यूम और एरिया एक तरीके से ही आते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि वॉल्यूम निकालने के लिए पाई इंटीग्रल वाई स्क्वायर करते हैं। अपने पास लिख लीजिए। और ये फॉर्मूला वॉल्यूम का भी पेपर में MF19 में दिया हुआ होता है। यानी कि मिकाइल, जो भी वाई की इक्वेशन दी हुई है पहले मैं उसे क्या करूंगा, स्क्वायर। हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए पहले स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर करने के बाद इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करके लिमिट्स पुट करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा उसको एंड में पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं लिमिट्स क्या यूज करेंगे। 1 और 3, और y को स्क्वायर करेंगे। अब y की इक्वेशन क्या है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट। राइट उमर। तो मैं सिर्फ किस चीज को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 2x³ + 10। इंटीग्रेट कर दीजिए और लिमिट्स पुट कर दीजिए, वॉल्यूम मिल जाएगा। बताइए रोहेल, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। ठीक है, 10 की इंटीग्रेशन 10। इस तरह तो अगर मैं आपको इंटीग्रेट कर दूंगा तो आप ही रहेंगे, चेंज तो होंगे ही नहीं। 10 के साथ x⁻0 है, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर में +1 करेंगे। जब आप पावर में +1 करेंगे तो 10 की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, बिल्कुल 2 और 4 आप कैंसिल कर दें। +c नहीं लिखते जब लिमिट्स होती हैं। तो मुझे लिमिट्स पुट करनी है 1/2x⁻4 + 10x में। प्लीज मुझे बताइए अपर लिमिट का आंसर क्या बनेगा। 141/2 अपर लिमिट का आंसर। ओके, लोअर लिमिट का आंसर 5।
21/2 10.5 होता है। ओके, फाइनल आंसर। सिक्सटी पाई। और आखिरी क्वेश्चन जो हम आज की क्लास में कर रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा टॉपिक है ये? एपी का क्वेश्चन ऑलरेडी पीछे आ गया था और अब ये जीपी का क्वेश्चन आ गया। प्लीज राइट डाउन द डेटा। आपको पहली टर्म दी हुई है किसके बराबर? 2 के बराबर दी हुई है ना, एज अ फर्स्ट टर्म ऑफ 2। पहली टर्म 2 के बराबर दी हुई है, तो मैंने a1 को इक्वल्स टू 2 कर दिया। पहली टर्म को वो a1 कह रहे हैं, तो मैंने भी a1 लिख दिया। और क्या बोला उसने? कोई एक अजीब सी इक्वेशन भी लिख के दी है। 9/2 a5 प्लस 7a³ सॉरी नीचे है वो 3, 5 भी नीचे है, इज इक्वल्स टू 8। अच्छा, अब ये जो 7 लसानिया a5 है, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? a5 इज द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म है ये? पांचवी टर्म। और a3 ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, तो हम पांचवी टर्म को निकाल के यहां लिख देंगे और तीसरी टर्म को निकाल के यहां लिख देंगे। चलिए, लेट्स फाइंड द पांचवी टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टर्म? ar⁻n-1। तो पांचवी टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा अगर a2 है? अगर a2 है तो r⁴ और हुसैन हाशमी तीसरी टर्म का फॉर्मूला क्या बनेगा? इतना सोचना पड़ रहा है। ए की जगह 2 पुट करोगे और n की जगह पे 3 पुट करोगे, तो इतनी दिक्कत किस चीज में आ रही है? 2r²। चलिए पुट कीजिए यहां पे। 9/2 2r⁴ प्लस 7 2r² इज इक्वल्स टू 8। किसने सोचा था कि जीपी के अंदर डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कभी बनी हुई देखेंगे आप? ये जीपी का क्वेश्चन है और अब ये मुझे लग रहा है डिसगाइज्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। 2 से 2 कैंसिल। 9r⁴ प्लस 14r² माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे? लेट r² इज इक्वल्स टू a या x कर दो, मर्जी आप। नाइन ए स्क्वायर प्लस 14a-8 इज इक्वल टू 0। यहां से a की मुझे दो वैल्यूज बता दीजिए क्या आएंगी। 4/9 एंड -2। लेकिन उसने बोला था r इज ग्रेटर देन 0, तो फिर हमें r की कौन सी वैल्यू रिजेक्ट करनी पड़ेगी? ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। सॉरी, ये तो ए है, इसको वापस पुट करेंगे। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ ये भूलना नहीं, और मैं खुद ही भूल गया। r² इज इक्वल टू 4/9। Yes, apply square root on both the sides. Find the sum of the first 20 terms. जीपी में सम का फॉर्मूला याद है आप लोगों को? MF19 में दिया हुआ होता है।
4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में मांगा है तो 1 मार्क एक्यूरेसी को फॉलो करने का होगा। करेक्ट, सारा यही आ रहा है आपका 5.998। अगेन उन बच्चों को ट्रबल होगी जिनको कैलकुलेटर इस्तेमाल करना नहीं आता। लास्ट पार्ट, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। चेंज कर दी उन्होंने प्रोग्रेशन, देख लीजिए जरा एक बार। A2 निकालेंगे। A2 क्या है? पिछली प्रोग्रेशन की जो सेकंड टर्म थी वो अब इस प्रोग्रेशन की। अब जरा पिछली प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म निकालिए। फॉर्मूला क्या बनेगा? AR⁻2 - 1 विच इज AR। तो A कितना था उनका और R कितना था, तो कितनी आएगी? तो इसकी पहली टर्म बन गई 4/3। अब उसकी जो पांचवी टर्म थी वो इसकी सेकंड टर्म बन जाएगी। उसकी पांचवी टर्म हमने निकाली थी, कहीं निकाली थी पांचवी टर्म, ये रही। प्लीज आर में आर पुट करके बताइए इसकी पांचवी टर्म क्या बनेगी। 32/81 इसकी अगली टर्म बन गई। फिर इसकी जो आठवीं टर्म थी उसके निकालने का वैसे कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि आपको फाइंड क्या करना है, सम टू इन्फिनिटी, जिसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन। तो ए में क्या पुट करेंगे? 1 - R निकालने के लिए आप T2/T1 कर दें, आपको R मिल जाएगा। तो T2/T1 कर दो ना, R मिल जाएगा। आपने कर दिया इसको इससे डिवाइड। 8/27। आंसर 36/, which is the correct answer. Question number 11. It is on functions. F of x is given to you. What is this called? इसको क्या कहते हैं? डोमेन। आपको डोमेन दी हुई है x belongs to real numbers. What is the meaning of x belongs to real numbers? -∞ नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। रियल नंबर्स होते हैं नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी। बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर फाइंड द रेंज। कैसा फंक्शन है f of x? क्वाड्रेटिक। किसी भी क्वाड्रेटिक, और ये सिर्फ क्वाड्रेटिक के लिए है, किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की रेंज आपको उसका कर्व बनाना जरूरी है। पॉइंट मार्क तो ही आपको की रेंज क्या है, क्योंकि y होता है ना, वो कर्व की सबसे छोटी वैल्यू होती है। अगर अगर उल्टा कर्व है मैक्सिमम, तब भी टर्निंग पॉइंट पे जो y कर्व की सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, बाकी सारा कर्व उसके नीचे होगा। तो टर्निंग पॉइंट बहुत जरूरी होता है फॉर एनी क्वाड्रेटिक फंक्शन। बाकी अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक नहीं है फिर तो हम करते हैं और हमें रेंज मिलती है। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में इसको कर दीजिए। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म में? हम इसको इक्वेट करेंगे। वो अच्छी वाली फॉर्म क्या होती है? ए ब्रैकेट x - x² प्लस के। एक्सपैंड कीजिए, कंपेयर कीजिए। कुछ बच्चे डायरेक्टली कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाते हैं, अगर उनको वो आता है तो वो उससे कर लीजिए। अगर ये नहीं बोलिएगा कि मुझे वो भी नहीं आता लेकिन मुझे वो सिखाइए, फिर आप कंपेयरिंग से कर लीजिए।
लेट्स स्टार्ट कंपेयरिंग। जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से कंपेयर करूंगा तो a इज इक्वल टू -1। जब मैं x पावर 1 को x पावर 1 से कंपेयर करूंगा तो 6 इज इक्वल टू -2ah। जब मैं a में a की वैल्यू पुट करूंगा तो h कितना आएगा? 3। And then let's compare the constants with the constants. Calculators. किसका k 19 आ रहा है? सही है, k is 19। तो हमारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर फॉर्म बन गई। a h और k में वापस से a h और k पुट कर दीजिए। -1 ब्रैकेट x - 3 होल स्क्वायर प्लस 19। लेकिन मुझे तो रेंज निकालनी है। This value tells you what the nature। अगर ये a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मिनिमम कर्व, और अगर a की वैल्यू लेसर देन 0 है, मैक्सिमम कर्व। तो मिनिमम कर्व बनेगा या मैक्सिमम? मैक्सिमम कर्व। लेस देन 0 पे मैक्सिमम। उसके बाद टर्निंग पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखते वक्त ये वाला साइन चेंज हो जाता है, जबकि ये वाला साइन सेम रहता है। तो टर्निंग पॉइंट इज 3,19। x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ये कर्व कहीं रुकेगा या चलता रहेगा? ये यहां से नीचे जाता रहेगा, ये यहां से भी नीचे जाता रहेगा। तो रेंज y की वैल्यूज कहते हैं, या सर इस कर्व में y की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 19। बाकी सारी वैल्यूज y की 19 से कम है। तो रेंज क्या लिखेंगे आप? व्हाट इज लेस देन 19? y नहीं, सवाल में y की जगह क्या लिखा हुआ है? f of x is less than or equals to 19। अगर ये मैक्सिमम कर्व और मिनिमम कर्व होता, अगर ये मिनिमम कर्व होता और टर्निंग पॉइंट होता 3,19, तो आपकी रेंज होती है f ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 19, क्योंकि इस वक्त 19 सबसे छोटी वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यूज 19 से बड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। लगा रहे हैं, सॉरी, इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा रहे हैं? इक्वल्स टू का साइन क्यों लगा रहे हैं? ओके, इस वैल्यू पे x कितना है? 3। क्या 3x की वैल्यू इस डोमेन के अंदर आती है? जी सर। तो y की वैल्यू भी रेंज के अंदर आएगी। सही है। g ऑफ x पढ़ लीजिए प्लीज, नेक्स्ट पार्ट। y is equals to g inverse f of x meets y is equals to g of x। The keyword is meets, which means I have to solve two equations simultaneously। पहले यहां से एक इक्वेशन बनाइए प्लीज। f of x को उठा के g में डाल दीजिए, g इनवर्स में डाल दीजिए। तो पहले g इनवर्स निकालना पड़ेगा। यहां से g इनवर्स निकाल लीजिए। फाइंड g इनवर्स।
हाँ, वो आपकी मर्जी है, आपको कौन सी फॉर्म पुट करनी है, जिससे आपको लगता है ज्यादा आसानी हो जाएगी वो वाली फॉर्म पुट कर दीजिए। बिल्कुल सही है। 4x प्लस के इज इक्वल टू वाई। एक्स बराबर आएगा वाई माइनस के अपॉन 4। तो जी इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा एक्स माइनस के अपॉन 4। इस एफ ऑफ एक्स को उठा के अब जी इनवर्स में एक्स की जगह पे डाल दीजिए, और प्लीज y इज इक्वल टू करके लिखेंगे आप। एफ ऑफ एक्स को उठाइए और जी इनवर्स में डाल दीजिए एक्स की जगह पे। अब वो आपकी मर्जी, अच्छी वाली फॉर्म या गंदी वाली फॉर्म, दैट इज फॉर समथिंग फॉर यू टू डिसाइड। y इज इक्वल टू जी इनवर्स एफ ऑफ एक्स है ना, तो y की जगह मैंने y लिख दिया। अब इसकी जगह इसकी वैल्यू लिखिए, यहाँ पे क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स को उठा के जी इनवर्स में डाल दीजिए। किस फॉर्म से आपको लग रहा है ज्यादा आसानी से हो जाएगा? अच्छी वाली से, तो अच्छी वाली फॉर्म में पुट कर दीजिए। अच्छी वाली फॉर्म को उठा के जी इनवर्स में पुट कर दीजिए, यानी कि एक्स पे मैं लिखूंगा माइनस ब्रैकेट एक्स माइनस क्या थी वो, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 19। ये तो आपने एक्स की जगह पे पुट किया, उसके बाद क्या लिखना है आप, माइनस के अपॉन 4। एक्सपैंड कर दीजिए। 4 को y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो 4y इज इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10, अच्छा पहले x लिख लेते हैं, प्लस 6x प्लस 10 माइनस के। तो मेरे पास यहाँ पर एक इक्वेशन आ गई जिसमें कितने अननोन्स हैं, 3 एक्स वाई के। अगर आप दूसरी इक्वेशन भी बना लेते हैं तो यहाँ तो 3 अननोन्स हैं। Nobody is talking about the fact that question mentions at a single point, they meet at a single point. What are they trying to indicate over here? Yes, at a single point मतलब एक पॉइंट, और एक पॉइंट पे क्वाड्रेटिक्स में क्या फॉर्मूला लगता है, b इक्वल्स टू जीरो। माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर इस वक्त आप ग्रेटर देन बोलते हैं या लेसर देन बोलते हैं तो ये बहुत ही खतरे की बात है। खैर, दूसरी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स कितना था, 4x प्लस के। सिंगल पॉइंट को टेंजेंट भी कह सकते हैं ना। टेंजेंट भी कह सकते हैं। तो हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। व्हाट डू वी डू नाउ, साइमल्टेनियस करके एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन के ऊपर क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये y उठा के इस y में डाल दीजिए। मैं सारी टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आ रहा हूँ। पूछा मैंने।
तो -7 आ गई। 7 आ रहा है। ओके, K equals to 7 आ 100 minus 4 5s are 20k plus 40. 140 is equals to 20k और k 7 आ जाएगा. लेट मी कंफर्म. यस, k is equals to 7. मिकाइल आपका क्या आ रहा है? ओके, ये पेपर यहाँ पे खत्म हो गया.